Jai Hind to one and all. Today I am here with the 10th class SST English medium. Today we are going to discuss about chapter number 6, that is natural disaster and disaster management. Today we are going to discuss about its conclusion part, that is on page number 121. So let's start. Disaster management and stages of disaster management. Disaster or unexpected incident occurs of which is beyond the human control. They occur abruptly and hamper the normal human activities. देखिए डिजास्टर जो इंसिडेंट होता है वो एकदम से होता है और हमारे कंट्रोल के बाहर होता है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, जब भी तो वो डिजास्टर हो जाता है ना, डिजास्टर का रूप ले लेता है। ये डिजास्टर जो होता है ये हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज को, मतलब कोई एक ह्यूमन की नॉर्मल एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं उसके ऊपर हथौड़ा मारता है, उसे बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है। To meet the challenges of such disasters, such more needs to be done that minimize emergency services provided. तो ऐसे डिजास्टर्स वगैरह से हमें निपटने के लिए मोर नीड्स टू बी डन दैट मिनिमम इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड। कुछ हमें ऐसी तरकीबें करना चाहिए ताकि हम इस डिजास्टर को क्या कर सकें, मिनिमाइज कर सकें, कम कर सकें। देखिए डिजास्टर आर नॉट ओनली द रिजल्ट ऑफ नेचुरल फिनोमेना बट दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी। एक तो नेचुरल डिजास्टर होता है, कुछ डिजास्टर नेचुरल होते हैं जो नेचुरली ओकर होते हैं, लेकिन कुछ डिजास्टर ऐसे होते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम कुछ की बात करें तो भोपाल गैस ट्रेजेडी पूरी तरीके से ह्यूमन एक्टिविटी पे डिपेंड करती है, मतलब या तो वहाँ उस जगह की मरम्मत नहीं हो सकी, जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हो गई, या जो भी वहाँ पर टेक्निकल फॉल्ट रहा है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन पे भी ये डिपेंड करता है। ह्यूमन फॉलीज भी हो जाती है जिसके कारण डिजास्टर हो जाता है। इसके अलावा चेरनोबिल एटॉमिक ट्रेजेडी, ये भी ह्यूमन फॉलीज के कारण होता है। वॉर्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रिलीज होना जो रेफ्रिजरेटर और जो हमारे एसी वगैरह में एयर कंडीशन में हम यूज करते हैं। ओके, इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस का जो बढ़ रही है उसमें भी कहीं ना कहीं ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है। नॉइज पोल्यूशन में ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है। एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन और बाकी का इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में भी ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है। तो कुछ एक्टिविटी ह्यूमन की ऐसी है जो डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है इन्वायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को, जिसके कारण डिजास्टर आ रहे हैं। जैसे लैंडस्लाइड वगैरह होता है वो भी ह्यूमन एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। जो हम हिली एरियाज में रोड वगैरह बनाते हैं तो उससे जो चट्टानें होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है, इससे बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है। ओके, जो हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, उससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। तो मतलब ये फैक्ट है कि जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज है या जो हमारी पॉलिस है वो भी डिजास्टर्स को बढ़ा रही है। ओके, अब हमें इस डिजास्टर्स को रोकने की तरफ कोशिश करना चाहिए। इफेक्टिव प्रिवेंट देम वेयर आल्सो मेड, इन्हें किस तरीके से रोका जाए इस तरफ हमें सोचना चाहिए। ओके, इट इज डिफिकल्ट टू चेक नेचुरल डिजास्टर, देयर इज अ बेटर टू मिनिमाइज देयर इफेक्ट। देखिए जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं उनको हम बिल्कुल से खत्म तो नहीं कर सकते, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन है या अर्थक्वेक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उससे रिजल्ट निकल के आते हैं उसको हम मिनिमाइज वगैरह कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें एक डिजास्टर मैनेजमेंट की जरूरत होती है। ओके, इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन आर, देखिए सेटिंग अप ऑफ एन इंडियन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। अब डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स, कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स वगैरह उठाई, जिसमें से एक स्टेप थी हमने इंडियन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ये बनाया, ये हमने कायम किया। उसके बाद में सबमिट कॉन्फ्रेंस ऑफ मई 1994 ये हुई, ये कॉन्फ्रेंस हुई, कहाँ पर हुई, जापान के अंदर हुई। ओके, और इसके अलावा और भी नेचुरल डिजास्टर में बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स वगैरह होते रहते हैं दुनिया में, वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में, कि किस तरीके से नेचुरल डिजास्टर को या जो डिजास्टर होता है ह्यूमन फॉलीज के कारण उसको कम किया जा सके। देखिए डिजास्टर इज द चेंज ऑफ एक्टिविटी, चेंज ऑफ चेन ऑफ एक्टिविटी व्हिच आर कैरिड आउट not only before and after the disaster but out during the period of disaster। देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक चेन है, या यूं कहना चाहिए कि ये एक एक्टिविटी है जो कि ना सिर्फ हमें डिजास्टर होने से पहले या डिजास्टर होने के बाद में कैरी आउट करना है, बल्कि डिजास्टर के दौरान भी हमें इसको चलने देना है। दिस अरेंजमेंट इज समथिंग मोर देन द एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मॉडल। ये एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन मॉडल से कुछ हटके है ना, उससे कोई ज्यादा है ये अरेंजमेंट। Under this system, it is believed that disaster management is effort to prevent the calamity, minimize its effect।
देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब है जो हमारे ऊपर कैलामिटी आई है, नेचुरल कैलामिटी या ह्यूमन पॉलिश के कारण, उसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज, उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करना है और उसके ऊपर टाइमली एक्शन लेना है। ओके, और इसके अलावा हम नॉर्मलाइज सिचुएशन के अंदर आ जाए, इसकी कोशिश हमें करना है। ओके, अब देखें मेन स्टेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ स्टेजेस हैं, 4 इसके स्टेजेस हैं, 1 बाय 1 हम इसको देखेंगे। पहला है एडवांस प्रिपरेशन, दूसरा है रिलीफ एंड एक्शन एट द टाइम ऑफ डिजास्टर, ये दूसरा है। तीसरा है टू रिस्टोर नॉर्मलसी एंड रिहेबिलिटेशन, नॉर्मलसी एंड रिहेबिलिटेशन, और चौथा है प्लान फॉर प्रिपरेशन एंड रिडक्शन ऑफ द आफ्टर इफेक्ट ऑफ डिजास्टर। तो 1 बाय 1 हम करके इसको देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांस प्रिपरेशन। डिजास्टर के लिए एडवांस प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, ये हम देखने जा रहे हैं। कुछ स्टेप्स हमें लेना चाहिए ताकि डिजास्टर्स के दौरान, डिजास्टर के पहले हमें कुछ स्टेप्स वगैरह लेना चाहिए ताकि डिजास्टर के दौरान हमारा जो डिजास्टर का जो इफेक्ट है वो मिनिमाइज हो सके। देखो, एजुकेशन एंड कम्युनिटी अवेयरनेस, लोगों को एजुकेट किया जाए, पूरी कम्युनिटी को अवेयर किया जाए कि यदि डिजास्टर आता है, जैसे फ्लड प्रोन एरिया में फ्लड से रिलेटेड बातें बताई जाए, या जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज है वहां उससे रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट किया जाए लोगों में, और एजुकेशन उन्हें दिया जाए। ओके, तो एक चीज ये प्रिपेयर प्लान फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर द सोसाइटी, स्कूल्स, पीपल। इसके अलावा सोसाइटी में, स्कूल्स में या लोगों के बीच में कुछ प्लान प्रिपेयर करना है हमें डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। इसके अलावा मॉक ड्रिल करना है, ट्रेनिंग देना है लोगों को, और प्रैक्टिस वगैरह करना है। ओके, फिर इसके अलावा लिस्टिंग ऑफ मटेरियल दैट ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्सेज नीडेड। इसके अलावा जो व्यक्ति ट्रेन हो चुका है उसको कौन कौन से मटेरियल की जरूरत लगेगी उसकी लिस्ट हमारे पास में होना चाहिए। फिर प्रॉपर वार्निंग सिस्टम, हमारे पास एक वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, जैसे किसी बड़ी बिल्डिंग में आग लगती है या तो उसका हमारे पास में क्या होना चाहिए, वार्निंग सिस्टम होना चाहिए ताकि हम वार्न हो सके। मतलब आग लगी है वैसे ही हम वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर सके। जब आग फैल गई है पूरी बिल्डिंग वगैरह में तब हमें मालूम पड़े, तो पहले से वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा म्यूचुअल हेल्प, आपसी कोऑपरेशन की भी हमारे में भावना होना चाहिए। जब तक हमें म्यूचुअल हेल्प की भावना नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हम डिजास्टर के टाइम अपना ही नुकसान करेंगे। जब हम दूसरों की हेल्प करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्प भी हो रही होगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप, इसके अलावा जो वल्नरेबल ग्रुप है उनको आइडेंटिफाई हमें करना है। दूसरा है रिलीफ एंड एक्शन एट द टाइम ऑफ डिजास्टर। अब डिजास्टर अगर हो गया है तो उस टाइम में क्या हमारा एक्शन होना चाहिए, ये हम देखने जा रहे हैं। देखिए, टू इम्प्लीमेंट द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, सबसे पहले हमें डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान लगाना है जहां पर डिजास्टर आया है वहां पर, और हमें कम्युनिटी किचन बनाना है। क्योंकि देखिए कहीं फ्लड आ गई है तो लोगों के जो किचन है या जो लोगों का ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, सब बर्बाद हो गया है, तबाह हो गया है। अंदर पूरे घर में उनके पानी का जमावड़ा हो गया है, या काफी दिनों तक पानी उतरने के बाद भी उसमें मिट्टी और जहरीले जानवर वगैरह जैसे सांप बिच्छू वगैरह हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले कम्युनिटी किचन बनाना है ताकि वहाँ के जो लोग हैं, उस एरिया के लोग हैं, उसको क्या दिया जा सके, सहायता दी जा सके, उनका जो खाने से रिलेटेड नीड्स है वो पूरी हो चुकी है। टू कलेक्ट रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उनको हमें कलेक्ट करना चाहिए जिससे हम लोगों की मदद कर सके। इसके अलावा लोगों को लेटेस्ट पोजीशन के बारे में बताते रहना चाहिए कि अभी की पोजीशन ये है, अब बाढ़ का पानी उतर रहा है या बाढ़ और आ सकती है, और उनको सेफ्टी जो जगह है जहाँ पर जो सेफ जगह है वहाँ ले जाने की कोशिश करना चाहिए। इसके अलावा जहाँ पर कैंप्स वगैरह में लोग रह रहे हैं तो उनके कैंप्स में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए लोगों को अवेयर करना चाहिए कि आप साफ सफाई का ध्यान रखें। इसके अलावा टॉयलेट वगैरह वहाँ पर जो टेम्परेरी टॉयलेट वगैरह वो बनानी चाहिए। ओके, ये सारी चीजें। टू ट्रेस अफेक्टेड पीपल एंड सेंड रेस्क्यू टीम टू सेव देम। इसके अलावा हमें अफेक्टेड लोगों की एक लिस्ट और सूची बनाना चाहिए और रेस्क्यू टीम को उनको सेव करने के लिए वहां पहुंचाना चाहिए। डिप्लॉय टीम फॉर ट्रेसिंग एंड रिलीफ टीम, इसके अलावा जो रिलीफ टीम वगैरह है उसकी हमें मदद करनी चाहिए। ओके, और इसके अलावा जो ट्रेसिंग टीम है जो अभी लोगों को ट्रेस कर रही है, जो लोग लापता हो गए जिनका पता नहीं है, उनकी भी हमें मदद करनी चाहिए। थर्ड नंबर है टू रिस्टोर नॉर्मलसी एंड रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन वगैरह कैसे हमें सेटअप करना है, इससे रिलेटेड चीजें हमें बताई जा रही है। इसमें स्टेप टू रीअरेंजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एंड टू एक्सटेंड इकोनॉमिक एंड इमोशनल सपोर्ट्स टू पीपल। देखिए कुछ स्टेप्स हैं
कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड करना है और इकोनॉमिक और इमोशनल सपोर्ट भी लोगों को देना है। तो इससे रिलेटेड क्या हम काम करेंगे ये हम देखते हैं। पहला, टू गिव इन्फॉर्मेशन टू द कम्युनिटी रिगार्डिंग हेल्थ एंड प्रोटेक्टिव मेजर। सबसे पहले हमें कम्युनिटी को, जो कम्युनिटी प्रभावित हुई है, उसको हेल्थ से रिलेटेड और प्रोटेक्टिव मेजर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना है। दूसरा काम करना है, प्रोग्राम फॉर दोज हु किड एंड एंड रिलेटिव्स आर मिसिंग। देखिए, जिन लोगों के रिलेटिव मिसिंग हो गए, जो बहुत गम में है, गमगीन है, उससे रिलेटेड हमें प्रोग्राम बनाना है, मतलब हमें उन्हें सिंपैथी देना है। ओके, रिस्टोर इसेंशियल सर्विसेज, जो इसेंशियल सर्विसेज है उसे हमें रिस्टोर करने की कोशिश करना है, जैसे कम्युनिटी सिस्टम है या रोड है। ओके, ये सब हमें रिस्टोर करने की कोशिश करना है। टू प्रोवाइड टेम्पररी शेल्टर, लोगों का टेम्पररी शेल्टर वगैरह बनाने की कोशिश करना है, या टेंट वगैरह लगाना है, कम्युनिटी टेंट जिसमें सभी लोग रह सकें। टू कलेक्ट रीयूजेबल मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन फ्रॉम डैमेज। इसके अलावा जो रीयूजेबल मटेरियल है उसे हमें कलेक्ट करना चाहिए। जहाँ पर बाढ़ आई है, भूकंप आया है, उस एरिया में हमें देखना चाहिए कि यहाँ वहाँ जो बिखरी हुई चीज़ें हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे यूज़ में आ सकती है या इन लोगों के यूज़ में आ सकती है, उसे कलेक्ट करना है और लोगों के फायदे के लिए यूज़ करना है। प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, लोगों को हो सके तो आर्थिक मदद देना है, पैसों से मदद देना है। टू फाइंड एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द अफेक्टेड पीपल, जो लोग अफेक्ट हो गए उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचना है कि अब उनका रोजगार क्या रहेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग अगेन, अब उनकी बिल्डिंग फिर से बन सके इसके लिए उन्हें लोन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करना है। कोई ऐसी संस्था हो या कोई बैंक्स वगैरह जो उनको लोन दे सके, तो ये भी हमें कोशिश करना है कि आगे किस तरीके से इनका कंस्ट्रक्शन हो सके। यदि उनके पास इंश्योरेंस वगैरह है तो उस इंश्योरेंस का क्लेम दिलवाने की उनको कोशिश करना है हमें। आगे देखेंगे, प्लान फॉर प्रिपरेशन एंड रिडक्शन ऑफ द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द डिजास्टर। अब हमें प्लान बनाना है प्रिपरेशन एंड रिडक्शन के लिए। स्टेप टू बी टेकन टू रिड्यूस द इंटेंसिटी एंड द बैड इफेक्ट ऑफ डिजास्टर। देखिए, डिजास्टर की इंटेंसिटी कम हो सके या उसका बैड इफेक्ट कम हो सके, इसके लिए कुछ हम स्टेप्स हमें लेना है। जैसे कि हम देखते हैं, प्रिपेयर प्लान फॉर लैंड यूज, जमीन का सही यूज हो इसके लिए हमें प्लान बनाना है। मतलब कि हमें मिस यूज नहीं करना है जमीन का, या ज़्यादा से ज़्यादा जो पेड़ पौधे हैं उसको नहीं काटना है, बल्कि कंट्रोल्ड रेट के अंदर काटना है। ओके, टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम सिटिंग इन रिस्की एरिया, लोगों को रिस्की एरिया में सेटल्ड होने से रोकना है कि भाई कहीं फ्लड प्रोन एरियाज है या अर्थक्वेक प्रोन जोन्स है, तो वहां पर लोगों को मना करना है कि यहाँ पर आपको मकान नहीं खरीदना है। टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग विच आर रेस्ट्रिक्ट द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन द डिजास्टर। ठीक है, आप देखें बिल्डिंग वगैरह ऐसी बनाना है जो अर्थक्वेक वगैरह को झेल सके, है ना, मतलब अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग। हालांकि अर्थक्वेक जब आएगा और उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी तो फिर भी नुकसान तो होगा, लेकिन यदि हमने बिल्डिंग को कुछ इस टाइप से बनाया है कि वो अर्थक्वेक प्रूफ है तो नुकसान कम होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो हम बिल्डिंग बनाते थे तो उसमें दीवारों को चौड़ी बनाते थे और उसके ऊपर छत रखी जाती थी, पहले जो गार्डन फर्शी के पुराने मकान हुआ करते थे। लेकिन आजकल आप लोगों ने देखा होगा जो बीम और कॉलम वगैरह के मकान बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये अर्थक्वेक को झेलने में सहायक है। मतलब अर्थक्वेक जब आएगा तो इन मकानों के ऊपर इफेक्ट कम होगा, और जो गार्डन फर्शी के मकान है या जहाँ केवल दीवार है वहाँ पर इफेक्ट ज्यादा होगा। तो आजकल जो मकान बनाए जा रहे हैं आप लोग देखते होंगे, आजकल इसी पद्धति से जो मकान बनाए जा रहे हैं, इसी टेक्निक से मकान बनाए जा रहे हैं। ओके, to find out the ways and means to minimize the ill effect of the disaster before their occurrence। डिजास्टर आने के पहले ही हमें सोच लेना चाहिए कि इसके इल इफेक्ट क्या होंगे और हमारे को इसके लिए क्या तैयारी करनी है। कम्युनिटी अवेयरनेस एंड एजुकेशन, सबसे लास्टली लोगों को अवेयर करना है ताकि अफरा तफरी का माहौल ना हो। जब लोग अवेयर होंगे, लोग एजुकेटेड होंगे और पहले से प्लान रहेंगे कि जब कोई सा डिजास्टर होता है तो हमें उसके लिए क्या करना है, तो देखिए हम इसके जो इल इफेक्ट है उसको बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना। लोगों में अफरा तफरी का माहौल भी नहीं होगा, बल्कि सब वर्क के अंदर लग जाएंगे, काम में लग जाएंगे, वो अवेयर होंगे, उनके पास एजुकेशन होगी कि अभी हमें बचाव के लिए क्या करना है, किस तरीके से एक दूसरे की मदद करना है, किस तरीके से कॉपरेशन करना है, किस तरीके से लोगों की नीड्स, लोगों की जो हेल्प है वो लेना है, किस तरीके से लोगों की जरूरतों को पूरा करना है। ओके, तो हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, काफी बड़ा चैप्टर था, ये कंप्लीट हो चुका है।
इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह और जो इसके एक्सरसाइजेस है वो भी थोड़ी ज्यादा है, मैं आपको सेंड कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ ये इस हफ्ते में आप कंप्लीट कर चुके होंगे। कल से हम एक नया लेसन पढ़ेंगे, दैट इज लेसन नंबर 7। ये आपका हिस्ट्री का लेसन है, द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। ये हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।